हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज। दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का वन शॉट वीडियो। तो ख़त्म करेंगे हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। तो इस चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि हिटलर की ये पार्टी थी, नाजी पार्टी। उसका सिंबल जो था वो स्वास्तिक था, ये आप याद रखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको क्लास 9 से रिलेटेड हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के बीच कर दीजिएगा शेयर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिस लेसन एक्सप्लेन्स द राइज ऑफ हिटलर एंड हिज आर्ट प्रोपागेंडा। और हम इस चैप्टर में हिटलर का राइज देखेंगे और उसका जो आर्ट का प्रोपागेंडा था हम वो भी देखेंगे। द एरियाज ऑन विच ही कंसंट्रेटेड टू मेक जर्मनी अ वर्ल्ड पावर। और कौन कौन सी ऐसी एरियाज है जहाँ पे उसने अपना कब्जा किया और जर्मनी को एक वर्ल्ड पावर बनाया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक यहाँ पे उतनी ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहीं से शुरू होता है। आपको हिटलर की कहानी यहीं से पता चलेगी कि कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस आए जर्मनी में, जिसकी वजह से लोगों को डेमोक्रेसी पे भरोसा ही नहीं रहा। अब उनको चाहिए क्या, डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की। और उसकी वजह से ही यहाँ पे राइज मिला हिटलर को। Germany fought the First World War along with the Austrian Empire and against the Allies। अब जो जर्मनी है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा 1914 से 1918 के बीच में हुआ था ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में, और वो भी किसके अगेंस्ट में, एलाइज के अगेंस्ट पे। तो ये कौन थे एलाइज, आपको पता होगा एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच पे ये हुआ था। तो एलाइड पावर कौन थे, तो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो थे वो एलाइड पावर थे। तो आप इसको लर्न कर सकते हो EFR से या फिर RFE, आपको जैसा भी शोटेबल लगे आप उस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी को बहुत ज़्यादा गेन हुआ फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई करने के बाद, जीतने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एलाइज वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन 1918। अब जो एलाइज है वो जीत गए, जर्मनी को डिफीट कर दिया और सेंट्रल पावर्स को भी डिफीट कर दिया। कब, 1918 में। स्टार्ट में तो जर्मनी जीत रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एलाइड पावर जीत गई। सेंट्रल पावर पहले जीत रही थी, अब एलाइड पावर जीत गई। तो ऐसा क्या हुआ कि एलाइड पावर जीत गई, आप में से कोई मुझे बता सकता है? एनी गेसेस? अगर कोई भी गेस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे तो आपको इसका आंसर पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी आप इस वीडियो को अभी इस वक्त पॉज करें और मुझे आंसर बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर में कौन कौन से थे। जो ग्रीन कलर में यहाँ पे किए गए हैं ना वो सारे एलाइड पावर में थे, और जो यहाँ पे पिंक कलर से किए गए हैं वो सारे हैं सेंट्रल पावर। तो एक बार देख लेते हैं। एलाइड पावर में था ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी जगह जो थी एलाइड पावर में थी। और सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, बल्गेरिया था, ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ नाजी पावर 1943। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपांशन कैसे हुआ। द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रीकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब जो ये डिफीट हुई उसने जो इम्पेरियल जर्मनी के लोग थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो अपने पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को रिकास्ट करें जर्मन पॉलिसी के हिसाब से। अ नेशनल असेंबली मीट एट वीमर एंड एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब एक नेशनल असेंबली मिली वीमर पे और इस्टेब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हमें बहुत सारे फेडरल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। The republic, however, was not received well by its own people because of the terms it forced term। अब जो ये रिपब्लिक है इसको ज़्यादातर उतनी ज़्यादा वो नहीं मिली, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली लोगों के द्वारा, क्योंकि ये जो है उनके खुद के लोगों की वजह से ही हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टर्म्स हैं उनको फोर्स करते थे, वो फोर्स करते थे कि आप इस टर्म को मानो। ऐसा तो होता ही है डेमोक्रेसी पे। अब आपको कहा जाए कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, नो वन कैन वायलेट द डेमोक्रेटिक लॉज, ये सब कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो आप नहीं कर सकते हो, आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हो, वरना आपके ऊपर भी केस हो सकता है।
तो इसी तरीके से इनको ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है ये इनको फोर्स कर रही हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, अब क्या होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस मैम? तो ये यहाँ का मेन पॉइंट, इस पूरे चैप्टर का मैं आपको बता रही हूँ, ये मेन है। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। अब जर्मनी ने इतनी सारी चीज़ों को खो दिया था, अपनी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी थी, अपना 10th जो 1/10 उनका पॉपुलेशन है वो भी खो दिया था, 13% उनकी टेरिटरीज भी चली गई थी, 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथानिया। तो ये सारी चीज़ें भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया में चली गई, 75% आयरन और 26% कोल। टू वीकन इट्स पावर द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी। अब उसकी पावर को और कमज़ोर करने के लिए जो एलाइड पावर्स है उन्होंने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मिलिट्री अब वो नहीं रख सकते। द वॉर गिल्ट क्लॉज फोर्स जर्मनी टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड। अब जो ये वॉर का जो गिल्ट था, अब सबको लगता था कि ये सारा वॉर का जो गलती है सब जर्मनी की है, एलाइड पावर्स को तो यही लगता था। तो उन्होंने उनको फोर्स किया कि वो कंपनसेशन पे करे, वॉर पे जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, उन सब का खर्चा भरे, और उसका जो पूरा अमाउंट था वो था 6 बिलियन पाउंड्स। The resource-rich Rhineland was occupied by the Allied armies for much of the 1920s. अब जो वहाँ का रिसोर्स रिच जो एरिया था जर्मनी का, एक ही अब बचा था, रिनलैंड जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको रिसोर्स मिलते थे, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया एलाइड आर्मीज़ ने, वो भी 1920s तक में। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए वॉर के। द इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर, द वॉर हैज़ डिवास्टेटेड इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। अब जो वॉर है उसने बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ाया। आपको पता है कि वॉर होता है कहीं भी तो बुरा ही इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ अच्छा नहीं होता है किसी के साथ भी, दोनों तरफ से कॉन्टिनेंट पे, फिजियोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियल लॉस तो जर्मनी उठा ही रहा है, फिजियोलॉजिकली भी लॉस उठा रहा है, उसके इतने रिसोर्स रिच एरियाज़ भी जो है उसको भी वो लोग ले रहे हैं। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकेम अ डेप्टर। अब एक क्रेडिटर बनने के अलावा ही यूरोप अब एक डेप्टर बन गया। द सपोर्टर्स ऑफ वीमर रिपब्लिक वेर क्रिटिसाइज्ड। अब जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उन सबको क्रिटिसाइज किया गया। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब जो सोल्जर्स हैं उन सबको सिविलियंस के ऊपर रखा गया। एग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पॉर्टेंट। अब जो एग्रेसिव वॉर का जो ये प्रोपागेंडा था और जो नेशनल ऑनर था वो सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई। द फ्रेगाइल डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव एंड लेड टू इंस्टेबिलिटी इन यूरोप। अब जो ये डेमोक्रेसी है यहाँ के फ्रेगाइल हो चुकी है, एकदम बेकार होने लग गई है, अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, सारी इंस्टेबिलिटीज़ को यूरोप में हो रही है। पॉलिटिकल रैडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो क्या हुआ? द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक एंड द स्पार्टसिस्ट लीग वेर हैंड इन हैंड। अब जो बर्थ हुआ यहाँ पे वीमर रिपब्लिक का और स्पार्टसिस्ट लीग का, वो सारे हैंड इन हैंड चलते गए, वेंट होते रहे हैंड इन हैंड। द स्पार्टसिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब जो स्पार्टसिस्ट थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो है जर्मनी की उसको ढूंढा या फिर बनाया, आप कह सकते हो। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी पेव द वे फॉर हिटलर। अब जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी जर्मनी में, उसने हिटलर को अपना रास्ता बनाने के लिए मौका दे दिया। Political radicalization was heightened by the economic crisis of 1923. अब जो ये पॉलिटिक्स में जो ये राडिज्म चल रहा है, ये सारे बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो शुरू हो गया 1923 तक में। Germany had to pay war reparation in gold which led to depletion of gold reserve. अब जो जर्मनी है उसको वॉर का रिपारेशंस जो है उसको फिल करना पड़ा गोल्ड से, उसकी वजह से उसका जो गोल्ड का रिजर्व है वो भी ख़त्म होने लग गया। Hence Germany refused to pay the war reparations.
अब जर्मनी ने मना कर दिया कि वो ये वॉर रेपरेशंस नहीं पे करेगा। फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर। अब फ्रांस ने उसका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, पहले तो उन्होंने रिनलैंड तो कब्जा कर ही लिया था, अब उन्होंने उसका एक और लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो है रूर, उसको भी कब्जे में कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जो जर्मनी है वो इतना ज़्यादा परेशान थी कि अब वो जो प्रिंट करने लग गई करेंसी को बिना सोचे समझे, जितना मन में आया उतना प्रिंट कर दिया, रेकलेसली उन्होंने प्रिंट कर दिया। रिटेलिएटेड, जर्मनी रिटेलिएटेड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड। द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड। अब जो करेंसी का वहाँ पे वैल्यू है वो कोलैप्स हो गया, गिर गया। प्राइजेज ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो गुड्स के जो प्राइजेज है वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। देयर वर हाइपर इन्फ्लेशन। अब वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ऐसा सिस्टम जहाँ पे करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। अब आपको पता है यहाँ पे जर्मनी में ऐसा क्या हुआ था कि अब जो न्यूज़पेपर था उसमें भी आ रहा था एक ब्रेड का पीस खरीदने के लिए लोग बैग भर भर के पैसे ले जा रहे थे, फिर भी नहीं मिल रहा था। सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा गिर गया करेंसी वहाँ का। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब हम देखते हैं कौन कौन से ईयर्स थे डिप्रेशन के। 1924 to 1928 saw some stability yet it was built on sand। कुछ तो स्टेबिलिटी उन्हें दिखी लेकिन फिर भी वो मिट्टी पे बना हुआ था, आप कह सकते हो। यहाँ पे मुहावरे के जैसे में अर्थ प्रयोग किया गया है। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। अब यूएसए ने उसको सपोर्ट किया और अब वो सिर्फ पूरी तरीके से डिपेंडेंट था उसके शॉर्ट टर्म लोन्स पे। This support was withdrawn with the crash in 1929 of the Wall Street Exchange। अब ये जो सपोर्ट था उसको भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया 1929 की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अब यूएसए में भी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शुरू हो गया। द जर्मन इकोनॉमी वॉज हिट बैडली। अब जर्मनी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ इससे। इट लेड टू सोशल अनरेस्ट, तो इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हुआ। द मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वे फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन। अब जो मिडिल क्लास है, वर्किंग पॉपुलेशन है, इन सबको इतना ज़्यादा फियर लगा प्रोलेटराइजेशन का। तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मैम जो ये वर्ड लिखा है प्रोलेटराइजेशन, ये आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ वे, आप इसको ब्रेक करके पक्का रीड करने की एक बार कोशिश करना। ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। सबसे पहले आप प्रो करो, फिर लेट आरियनाइजेशन, ठीक है। तो एक बार इसको कम्प्लीटली रीड करते हैं, प्रोलेटराइजेशन, ठीक है। ये वर्ड आपको समझ आया। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एनी गेसेस यू हैव? इसका मीनिंग भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, स्पेशली जो मुझे आंसर बताएगा उसका तो मैं पक्का रीड करूँगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द वीमर रिपब्लिक डिफेक्ट्स। अब वीमर रिपब्लिक पर डिफेक्ट्स आना शुरू हो गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब प्रोपोर्शनली से उसको रिप्रेजेंट किया जाने लगा। आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। अब इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है, तो उसकी वजह से जो आर्टिकल 48 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, सस्पेंड कर दे सिविल राइट्स और रूल करे डिक्री के द्वारा। हिटलर राइज टू पावर। अब हम देखते हैं कि हिटलर कैसे राइज में आया पावर में। ये सारी चीज़ें तो चल रही थी जर्मनी में, तो इसी सारी कारणों की वजह से ही हिटलर आया। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। अब हिटलर जो है ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था 1889 में। ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसे बहुत सारे मेडल्स मिले ब्रेवरी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। अब जो जर्मनी हार गया वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी था, उसको हॉरिफाई कर रहा था कि कैसे हार गया। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस मेड हिम फ्यूरियस। अब जो ट्रीटी थी वर्सेलिस की, जो उन्होंने कंपनसेशन साइन कर दिया, और ये भी उसे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बना रहा था। ही जॉइंड द जर्मन वर्कर पार्टी एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब उसने जर्मन की वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया और उसको नाम बदल दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। दिस लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और इसको ही बाद में जाना जाने लगा नाजी पार्टी के द्वारा। तो मीन्स जर्मन वर्कर्स पार्टी ही थी वहाँ की नाजी पार्टी। नाजिज्म became a mass movement only during the Great Depression, और ग्रेट डिप्रेशन के वक्त एक मास मूवमेंट बन गया।
द नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। अब जो नाजी का प्रोपेगेंडा था, आइडियल्स थे, ये सारे जर्मन के लोगों के अंदर होप्स बना रही थी कि इससे हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर, और हिटलर जो है वो एक पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर था, तानाशाह था एक टाइप का। He promised the people a strong nation where all would get employment, और उसने लोगों को क्या प्रॉमिस किया, एक स्ट्रॉन्ग नेशन का जहाँ पे सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। His politics included the significant rituals and spectacle in mass mobilization, और उसके जो पॉलिटिक्स है वो सिग्निफिकेंट थी रिचुअल्स में और स्पेक्टिकल कर रही थी एक मास मोबाइलाइजेशन के, मास मूवमेंट की तरफ। Hitler understood the significance of ritual and spectacle in mass mobilization, ये सारी चीज़ें वो समझ गया था। He used the swastik symbol, red banners, pamphlets and ritual rounds of applause to great effect during his massive rallies, और ये सारी चीज़ें उसने यूज़ की, स्वास्तिक का सिंबल, रेड बैनर्स, पैम्पलेट्स, रिचुअलाइज राउंड्स, अपलॉज, ये सारी चीज़ें उसने बहुत ज़्यादा यूज़ की ताकि वो एक ग्रेट इफेक्ट डाल सके मैसिव रैलीज में। हिटलर्स प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a मसीहा, अ सेवियर, और जो हिटलर का ये जो नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा था वो उसको स्किलफुली प्रोजेक्ट कर रहा था कि ऐसा दिखाया जाए लोगों को कि हिटलर जो है एक मसीहा है, उनके लिए एक सेवियर है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब डिस्ट्रक्शन होने वाला है डेमोक्रेसी का, आपको पता चल रहा है कि हिटलर अब पावर में आ ही रहा है। On 30 January 1933, Hitler was offered the chancellorship by President Hindenburg. अब उसको चांसलरशिप मिली 1933 में, 30 जनवरी को हिटलर को मिली प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के द्वारा। Hitler achieved the highest position in the cabinet of minister on 30 January 1933. अब उसको highest position मिल गई। Hitler now set out to dismantle the structure of democratic rules. अब हिटलर चलने लगा डिसमेंटल करने के लिए स्ट्रक्चर्स जो हैं डेमोक्रेटिक रूल्स के। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, और 28 फरवरी को जो ये फायर हुआ, यहाँ पे आग लगी, उसकी वजह से सिविल राइट्स सारे छीन लिए गए। कम्युनिस्ट वेयर हरीडली पैक्ड ऑफ टू न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स, और इन सबको वहाँ पे पैक करके भेज दिया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर बैन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद इम्प्यूनिटी, और बहुत सारे स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी बनाई गई जिसने फोर्स किया लोगों को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल लोगों के बीच में, और रूल विद इम्प्यूनिटी। द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933, अब फेमस इनेबलिंग एक्ट जो है वो पास हो गया 3 मार्च 1933 को। दिस एक्ट गेव ऑल पावर्स टू हिटलर एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और ये जो एक्ट है सारी पावर्स हिटलर को देता है और एस्टैब्लिश करता है डिक्टेटरशिप जर्मनी में। तो यहीं से हिटलर को पावर तो अब पूरी मिल गई है। द रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म and the SA or stormtroopers were the existing police forces, और ये सारी existing police forces थी। Additional police forces were also raised the Gestapo, और additional police forces को हम Gestapo कहते हैं, जो secret state police थी। The SS, the protection squad, जो protect करती थी। The criminal and the security service, अब criminal police और security service को हम SD कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये हिटलर की खुद की थी, उसके पावर में थी। अब आप सोचोगे कि स्टेट के लिए सीक्रेट पुलिस क्यों रखी गई? हिटलर जो था वो देखना चाहता था कि जो भी उसके बारे में बुरा सोच रहा है वो उसको वहीं ख़त्म करवा देता था। आप सोच सकते हो फिर क्यों इधर इन्होंने सीक्रेट पुलिस रखी। अब हम देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिस्ट हजामला सार्च was given the responsibility of economic recovery, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। He initiated a state-funded work creation program to ensure full production and full employment. अब उन्होंने इनिशिएट किया एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के ऊपर जो कि इंश्योर करता था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। द फेमस ऑटोबान एंड Volkswagen were the result of this period. अब जो फेमस ऑटोबान थे और जो Volkswagen थे वो इस पीरियड का रिजल्ट थे, ठीक है।
The aim at full production and full employment through a state-funded work creation program. और ये एम करता था एक फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टेट फंडेड, फुल प्रोडक्शन क्रिएशन जो है ये इस प्रोग्राम में था. हिटलर पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933 और जो लीग ऑफ नेशंस था उसको भी हिटलर ने हटा दिया 1933 में ही. रीऑक्यूपाइड द रिनलैंड इन 1936. उसने वापस से ऑक्यूपाई कर लिया उसका एक और इंडस्ट्रियल एरिया रिनलैंड. Integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire, One Leader. और जर्मनी और ऑस्ट्रिया को यही सारी इंटीग्रेट की 1938 में एक स्लोगन के साथ वन पीपल, एक इंसान, एक एम्पायर, एक लीडर. देन ही टुक द सुडेटेनलैंड फ्रॉम ज़ेकोस्लोवाकिया. इन सबसे इसने ये सुडेटेनलैंड भी ले लिया. हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. और हिटलर के पास अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का. ही चूज वॉर अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस. उसने वॉर को ही एक वे समझा ताकि वो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके. रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी. और जो रिसोर्सेज है उसको वापस से हम तभी ला पाएंगे जब तक एक्सपांशन नहीं हो जाती टेरिटरी की. In September 1940 Germany invaded Poland. और सितंबर 1940 पे जर्मनी ने पोलैंड को भी ले लिया अपने कब्जे में. This started a war with France and England. और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ फिर से वॉर होना शुरू हो गया. USA resisted involvement in the war. पहले तो इन्वॉल्व हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में USA, लेकिन इस बार उसने कहा कि मैं इन्वॉल्वमेंट जो है इसको रेसिस्ट कर रहा हूँ वॉर में, मैं नहीं आना चाहता. बट फिर भी वो आता है. But when Japan extended its support to Hitler and bombarded Pearl Harbor, the USA entered the war. लेकिन जब जापान भी एक्सटेंड हुआ और सपोर्ट किया हिटलर को और बॉम्ब डाल दिया पर्ल हार्बर पे, तो यूएसए भी एंटर कर गया वॉर में. द वॉर एंडेड इन 1945 with the Hitler's defeat and the US bombing of Hiroshima and Nagasaki in Japan. और जो ये वॉर है ये ख़त्म हो गई 1945 में हिटलर्स की डिफीट के साथ. और जो यूएस ने उस पर बॉम्ब भी डाल दिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज़ में. तो आप में से कोई भी मुझे डेट बता सकता है कि किस डेट को 1945 में ये बॉम्ब डाला गया? जो भी बता सकता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. द नाजी वर्ल्ड व्यू. अब हम देखते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू. हमने देख लिया कि हिटलर तो ये सब कर रहा था, बुरी चीज़ें क्या की उसने. अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वर नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रैशनल हायरार्की. अब कोई भी इक्वलिटी नहीं है लोगों के बीच, बस एक रैशनल हायरार्की है हिटलर के अकॉर्डिंग. The Nazis began creating an exclusive racial communist of pure Germans by physically eliminating those who were considered undesirable. अब जो नाजीज है उन्होंने शुरू कर दिया क्रिएट करने के लिए एक्सक्लूसिव राशियल कम्युनिस्ट जो कि एक प्योर जर्मन से बनी हो फिजिकली भी, और उनको मार दिया गया जो कि अनडिजायरेबल थे. They wanted a society of pure and healthy Nordic Aryans. और उनको एक सोसाइटी ऐसी चाहिए थी जो कि प्योर हो, हेल्दी हो, नॉर्डिक आर्यंस हो. Jews, gypsies, blacks, Russians, Poles were even certain German with abnormal were considered undesirable. बहुत सारे जर्मन भी, ज्यूज भी, जिप्सीज भी, ब्लैक्स भी, रशियन भी, पोल्स भी, जो कि इन सबको कंसिडर किया गया अनडिजायरेबल. जर्मन्स में उन्हीं को जो कि abnormal थे. The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस. ये इनको लिविंग स्पेस के बारे में बताया गया. हिटलर्स की आइडियोलॉजी थी जो कि इनसे भी रिलेट करती थी. Jews were the worst sufferers in Nazi Germany. और जो Jews थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे. Hitler believed in pseudo-scientific theories. और हिटलर को एक pseudo-scientific theories में वो बिलीव करता था. Of the race which said the conversion was no solution to the Jewish problem. और एक ऐसा स्टेट, ऐसा रेस जो कि कहा जाता था कि वो किसी भी कन्वर्जन का कोई सल्यूशन नहीं है ज्यूज़ के प्रॉब्लम के साथ. इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. को पूरी तरीके से ख़त्म करके ही इसका सल्यूशन होगा. From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. इन सबको कहा गया कि लीव कर दो कंट्री को. The next phase 1939 to 1945 aimed the
concentrating them in certain areas and then killing them in gas chambers in Poland. और नेक्स्ट जो फेज़ था उनमें उसको एम करते थे कि वो उनको सर्टेन एरियाज़ पर बुलाए और उनको मार दिया जाए गैस चैम्बर में भर के पोलैंड में. द रेशियल ओटोपिया. अब हम रेशियल ओटोपिया देखते हैं. जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. और जेनोसाइड और जो वॉर है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए. ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड. और जो पोलैंड को ऑक्यूपाई किया गया उसकी वजह से डिवाइड हो गया. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic German brought in from occupied Europe. और पोल्स जो है उसकी वजह से फोर्स किया गया कि वो अपने होम्स को प्रॉपर्टीज़ को जो कि ऑक्यूपाई किए गए हैं एथनिक जर्मन्स के द्वारा उसको ब्रॉड किया जाए और ऑक्यूपाई किया जाए यूरोप में. Youth in Nazi Germany. Hitler felt that a strong Nazi society could be established by teaching नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रेन. और हिटलर को लगा कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बिल्ड हो सकती है जब हम बच्चों को भी नाजी आइडियोलॉजी सिखाया जाए. ऑल स्कूल्स वेर गिवन जर्मन टीचर्स. और सारे स्कूल पर जर्मन टीचर्स भेजे गए. चिल्ड्रन वेर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल. अब बच्चों को भी बांट दिया गया डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल में. टेक्स्ट बुक वेर री रिटन फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट एंड स्कूल वाज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन. अब जो टेक्स्ट बुक्स थी उन सबको दोबारा लिखा गया और जो फंक्शन थे स्पोर्ट्स के स्कूल में उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया स्पिरिट जिसमें वॉयलेंस और एग्रेशन भी हो. ये स्पिरिट दी गई बच्चों को. 10-year-old हैड टू एंटर जुंग वॉल्क. अब सारे जो 10 साल के बच्चे हैं या फिर उससे ज़्यादा उन सबको जुंग वॉल्क पे एंटर करना था. एट 14 ऑल बॉयज़ ज्वाइन हिटलर्स यूथ. और 14 पे सारे बॉयज़ को हिटलर्स के यूथ पे ज्वाइन कराया. They joined the labor service at 18. और लेबर सर्विस वो ज्वाइन करते थे at the age of 18. The Nazi cult of motherhood. अब मदर्स के लिए क्या कल्ट था नाजी का देखते हैं. The boys were thought to be aggressive, masculine and steel-hearted. बॉयज़ को तो सिखाया गया कि उनको एग्रेसिव रहना है, मस्कुलाइन रहना है, स्टील हार्टेड रहना है. Women's were told to be good mothers and rear pure-blooded Aryan children. और वुमेंस को क्या बताया गया कि वो अच्छी माँ बने और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करे. दे वेर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन. और उनको इनकरेज किया गया कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करें. दे वेर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट्स इन हॉस्पिटल एंड ऑल्सो गॉट कंसेशन इन शॉप्स, थिएटर्स एंड रेलवेज. इन सब पे भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई. ऑनर क्रॉसेस वेर अवॉर्डेड टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन. और ऑनर क्रॉसेस भी दी गई उनको, अवार्ड दिया गया ताकि इंकरेज कर सके वो वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए. अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर क्रॉस फॉर 6 एंड गोल्डन क्रॉस फॉर 8 और मोर. अब ब्रॉन्ज दिया जाता था जिसके 4 बच्चे हुए, सिल्वर दिया जाता था जिसके 6 और गोल्डन उनको जिनके 8 या उससे ज़्यादा हुए हैं. दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस. और उनको आर्यन कल्चर के बियरर्स बनाए गए और रेस के बियरर्स बनाए गए. द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा. नाजी का आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा क्या था. द नाजी रिजाइम यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू गेट ग्रेट इफेक्ट. इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने यूज़ किया. दे यूज फिल्म, पिक्चर्स, रेडियो, पोस्टर्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड हार्टेड फॉर ज्यूज़. ताकि वो हेट करना शुरू कर दे ज्यूज़ को. पोस्टर्स बनाए, रेडियोज़ बनाए, फिल्म्स में बनाया गया ज्यूज़ को हेट करने के लिए, पिक्चर्स बनाई गई. तो आप देख सकते हैं. Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. और नाजिज्म की वजह से लोगों के दिमाग में ये सारी इमोशंस भर गए और उन्होंने गुस्से से नफरत करनी शुरू कर दी अनडिज़ायरेबल से, जो कि जिनको अनडिज़ायरेबल कहा गया. Crimes against humanity. People saw the world through Nazi's eye and spoke the Nazi language. अब लोग भी नाजी की आँखों के तरीके से दुनिया को देखते हैं, नाजी की आँखों के जैसे, और नाजी की लैंग्वेज बोलते हैं. At times, even the Jews began to believe in the Nazi stereotypes about them. और कुछ समय पे तो Jews भी बिलीव करते कि जो ये stereotypes है वो नाजी ने सही कहा उनके बारे में. Knowledge about the Holocaust. अब knowledge देखते हैं हम Holocaust के द्वारा. It was only after the war ended that people came to know about what had happened. और सिर्फ वॉर के बाद ही जब वॉर ख़त्म हुआ तभी लोगों को पता चला कि ऐसा क्या हुआ.
The Jews wanted the world to know about the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation. और जब Jews है वो चाहते हैं कि लोग जाने, वर्ल्ड जाने कि उनके साथ ऐसा क्या कितनी सारी बुराइयां हुई हैं जब नाजी का किलिंग ऑपरेशन चल रहा था. They just wanted to live, even if it was for a few hours, to tell the world about the Holocaust. और वो ये सारी चीज़ें बताना चाहते थे, वो सिर्फ रहना चाहते थे, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते थे. तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो हो जाता है ख़त्म. तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून. बाय बाय. टेक केयर गाइस.